नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो आप कहेंगे 1773 ईस्वी में। अगर आपसे पूछेगा कि 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई वह किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, तथा इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए एलिजा इम्पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। यहाँ से क्वेश्चन आपका यह पूछा जाएगा कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को किसने अपनाया, तो आप कहेंगे कॉर्नवालिस। अगर पूछेगा क्यों अपनाया, तो क्योंकि वो जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया, तो आप कहेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। यानी इसके अंतर्गत कि आप प्रत्येक वर्ष यानी 1 साल में आप अपने पढ़ाई के ऊपर कुल खर्चा 1 लाख कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने दे। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे केवल राजनीतिक फैसला या कार्य करने का ही अधिकार रह गया, तो वह एक्ट था चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। यहाँ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को समस्त भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो आप कहेंगे 1833 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि किस एक्ट या किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छोड़कर ब्रिटिश राज मुकुट यानी सीधे ब्रिटिश के राजा रानी को सौंप दिया गया, तो वह एक्ट था 1858 के भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और यह अध्यादेश आधिकारिक रूप से 6 माह तक लागू रह सकते थे।
यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, तो आप कहेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की या शुरुआत करने का निर्णय लिया, तो वह किस एक्ट के अंतर्गत, तो आप कहेंगे 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति, उसका विस्तार किया गया। यानी भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कानून बनाने के लिए जो समिति गठन की गई, उसमें न्यूनतम लोगों की संख्या 6 और अधिकतम लोगों की संख्या 12 निर्धारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बॉम्बे है या मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी शुरुआत कब की गई, तो आप कहेंगे 1922 में, और साथ साथ इंडिया और इंग्लैंड यानी इंग्लैंड और भारत में भी ये 1922 से ही सिविल सेवा एग्जाम की परीक्षा स्टार्ट होना शुरू हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। यहाँ से आप ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम संबंधित है, तो आप कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919। हमारा अगला पॉइंट है, वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यहाँ से आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो आप कहेंगे वर्ष 1926 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित कराना प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया। और यहाँ से आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग का नाम है उसका पहले नाम क्या था, तो आप कहेंगे संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि FPSC। अगर पूछेगा यह नाम कब बदला गया, तो आप कहेंगे वर्ष 1950 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, तो आप कहेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वह किस अधिनियम या किस एक्ट से मिलता जुलता है, तो आप कहेंगे 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ये इससे मिलता जुलता है, या तो कह सकते इसमें 75% तक इसके कानून आपके भारतीय संविधान से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट या किस अधिनियम को यह कहकर संबोधित किया था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। तो वह अधिनियम था 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। यानी यहाँ से आपका एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर जो 1935 का अधिनियम है उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में समाप्त किया था, तो आप कहेंगे लखनऊ अधिवेशन में 1936 में, जो कि आयोजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र कहा गया, तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 को। जबकि हमारा संविधान इसी से लगभग 75% मिलता जुलता है, फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से जुड़े कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।